नमस्कार। आपकी अदालत में हर सप्ताह हम उन हस्तियों को पेश करते हैं जो किसी न किसी वजह से अखबार की सुर्खियों में बनी रहती है। आपकी अदालत में इन शख्सियतों से हम वो सवाल पूछते हैं जो आपके जैसे हम जनता के दिल की बात करते हैं, उन पर इल्जामात लगाते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं। आइए चलते हैं एक नया मुकदमा शुरू करने एक नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जनता की अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्यवाही शुरू हो। राज्यसभा की सदस्य और दिल्ली से लॉ ग्रेजुएट मायावती आपकी अदालत में अपने मुकदमे की पैरवी खुद करेंगी। जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर चंदन मित्रा और जनता की तरफ से सवाल करेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में मायावती पर आरोप है कि राजनीति में अशिष्ट भाषा का प्रयोग करती हैं। मायावती जी, हमने सुना है कि पिछले कुछ महीनों से काशीराम जी तो पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आग उगलने के लिए उन्होंने आपको छोड़ा हुआ है। ऐसा है कि जो भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता तो सच्ची बात कहता है तो वो सच्ची बात जरूर कड़वी लगती है। आप ये कह रहे हैं कि जब आप पॉलिटिक्स में आइए तभी से आग उगल रही है? मैं आग नहीं उगल रही, तो मैं तभी से ही तो सच्चाई देशवासियों के सामने रख रही हूँ। ये जो मायावती जी आप नारे लगाती हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये लोग की भलाई के लिए? मैं ये समझती हूँ कि ये नारा ना मैंने लगाया है, ना हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर काशीराम जी ने लगाया है और ना ही बहुजन समाज पार्टी के किसी भी साधारण कार्यकर्ता ने लगाया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की हर पार्टी में ये नारा लगता है, लोग तालियां बजाते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने कानों से सुना है ये नारा? जी हाँ, मैंने जरूर सुना है। कब सुना है, कहाँ सुना है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर में। कहाँ भाई बीएसपी की मीटिंग नहीं होती जहाँ पर इस तरह के नारे? मैं ये समझती हूँ ये नारा केवल बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को बदनाम करने के लिए नारा मनुवादी समाज के लोगों ने लगाया। ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लगाया। आपको ये नारा ठीक लगता है या गलत लगता है? आप समझते हैं ऐसे नारे नहीं लगाए जाने चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि ये नारा बिल्कुल गलत है। एक और बीएसपी ने एक नारा लगाना शुरू किया, परबल, इनको भूनो और खाओ, प से पंडित, र से राजपूत, ब से बनिया और ल से लाला। ये भी नारा मैं समझती हूँ, ये भी नारा मनुवादी लोगों ने लगाया, सौ हिंदुओं ने लगाया है, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लगाया। जो अखबार वाले हैं वो कहते हैं, जो आपके तेवर है उनको देखकर वो लिखते हैं कि ये तो उमा भारती और साध्वी रितंबरा दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऐसा है, जहां तक उमा भारती और रितंबरा का सवाल है, वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, तो मायावती धर्म की आड़ में नहीं बल्कि इस देश की जो गैर बराबरी के आधार पर सामाजिक व्यवस्था बनी है, उस सामाजिक व्यवस्था को खत्म करके तो बहुजन समाज पार्टी सबको इंसाफ देना चाहती है। जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ये तो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने कहा कि इलिटरेट है पॉलिटिक्स में मायावती। श्री चंद्रशेखर जी तो जिन्होंने इस किस्म के बयानात मेरे बारे में दिए, लेकिन जब चंद्रशेखर की सरकार बनने के लिए जा रही थी तो उस समय यही चंद्रशेखर जी तो मान्यवर काशीराम जी और मेरे से तो अपनी सरकार को बनाने के लिए बार बार वो सलाह ले रहे थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने
काफी दिन तक अपनी मिनिस्ट्री को रोक के रखा। वो मान्यवर कांशीराम जी को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, मुझे होम मिनिस्ट्री देना चाहते थे, हमारे 2 MP और थे उनको भी बड़ी मिनिस्ट्री देना चाहते थे। तो जब उनको अपनी सरकार को चलाने के लिए जरूरत थी, हमारी जरूरत थी, तो उस समय कहते थे कि मायावती एक काबिल, एक बहुत ही तारीफ योग्य एक राजनीतिक है। तो आज क्योंकि उनके हाथ में ना सत्ता है, केवल मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन आने वाले इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी के लोग उनकी जमानत ही जब्त करा देंगे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी हिस्सेदार बन जाऊं दूसरी पार्टियों के साथ। तो आप लोगों को बहुत जल्दी नहीं है सत्ता में आने की? हाँ, जल्दी है। अभी तो उत्तर प्रदेश में आपकी सिर्फ कितनी सीटें आपकी पार्टी की? 67। 450 में से 67 सीटें भारत के एक राज्य में, और आपका सपना है भारत सरकार पर कब्जा करने का। ये भी तो सोचने वाली बात होगी कि जब हमारे 67 MLA हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी मर्जी के बिना सरकार नहीं बना सकती थी उत्तर प्रदेश में। हम इस लायक तो बने कि हमने अपनी सरकार बनाई। लेकिन आपकी सरकार तो आजकल खरीद फरोख्त में लगी हुई है MLAs की। कभी जनता दल से कुछ खरीदते हैं, कभी अजीत सिंह के यहाँ से कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। जो खरीदता होगा वो खरीद रहा होगा। तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते? अपनी देखो, अब मैं समझ रही हूँ कि आप इशारा किधर कर रहे जी। हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की अलग विचारधारा है। हम लोगों ने गठबंधन किया, तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ा है, तो इसलिए उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। वो खरीद फरोख्त में विश्वास रखते हैं आप और, लेकिन हम लोग नहीं रखते। आप किडनैपिंग में विश्वास रखते हैं? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें किडनैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में 425 में से 68 सीट्स मिली है, तो और उसी 68 सीट्स के बल पे आप दिल्ली में केंद्र सरकार में आप अपनी सरकार बनाने की सपना देखने लगी है, तो ये क्या शेख चिल्ली का सपना देखने के बराबर नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 67 जो MLA की सीटें हमें मिली हैं, तो और जो श्री मुलायम सिंह यादव जी को जो उनकी पार्टी को सीटें मिली हैं, तो एक दूसरे के सहयोग से मिली हैं। उससे हमें उम्मीद बनी है कि जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जब उस सबसे बड़े प्रदेश में हम लोग सत्ता लेने लायक बन गए हैं, तो छोटे छोटे प्रदेशों में हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जब अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की तरह हम जब सत्ता ले लेंगे, तो केंद्र में भी हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। केंद्र में सरकार बनाने का सपना मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर देख रहे हैं, या बाकी और पार्टियों से अलायंस हो जाएगा अलग ऐसा प्रदेशों में? जब हम लोग केंद्र की सरकार बनाएंगे, वो तो उस समय ही सोचा जाएगा, फैसला लिया जाएगा। जैसे केरल में, वहां तो मुलायम सिंह जी है नहीं, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ऐसा किससे है। अलायंस करेंगे आप? हम किससे अलायंस करेंगे या अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, वो तो जब इलेक्शन अनाउंस होगा उसी समय फैसला लिया जाएगा। अभी आपको इसका कोई अंदाजा नहीं? हमने तो सुना है कि जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष है काशीराम जी, वो पूरी जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी न किसी पार्टी से कहीं ना कहीं किसी। मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे मालूम है कि देश में क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि जो काशीराम जी की जो जबान है वो हरी मिर्च की तरह तेज है और आपकी लाल मिर्च की तरह। अब ये जो लाल मिर्च जो हरी मिर्च का सवाल है, तो ये तो लोगों की अपनी सोच का सवाल है। तेवर तीखे है ना मायावती जी, इसलिए। मुलजिमा मायावती पर जनता का आरोप है कि ये उत्तर प्रदेश में सत्ता का गैर संवैधानिक केंद्र बनी हुई हैं। मायावती जी, यूं तो आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आपको दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन हर 10 दिन में सुना है आप लखनऊ जाती हैं मुलायम सिंह जी यादव की जो गवर्नमेंट है उसको चेक करने के लिए, वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। मेरा जो जाने का मतलब है लखनऊ में, जब हमारी गठबंधन की सरकार है तो आपस में तालमेल बने रहना चाहिए, मिलजुल कर हमें सरकार चलानी है। लोग तो कहते हैं आप मुलायम सिंह जी के नब्ज पे हाथ रख के कुछ कड़वी दवाई पिलाने जाती हैं। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन सरकार का इलाज तो आप कर ही रही हैं। अब लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि किस मजिस्ट्रेट को, किस जज को हटाना है, किसको रखना है, किस ब्यूरोक्रेट को कहां अपॉइंट करना है, ये तो सब फैसले स्वयं आप तय करती हैं। हमने श्री मुलायम सिंह यादव जी को पूरी छूट दी है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
तो उनको उत्तर प्रदेश को कैसे चलाना है, उनको अपने हिसाब से अधिकारी सेट करने हैं। तो हम अधिकारियों के मामले में, ब्यूरोक्रेसी के मामले में मैं ही नहीं, मान्यवर कांशीराम जी भी कोई दखल नहीं देते हैं। हमीरपुर के जज थी उमा वर्मा, उनको हटाया गया था आपके इशारे पर, ये बात सच नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी कुछ उधर तब्दीली की गई है वो श्री मुलायम सिंह यादव जी ने की है, आपके कहने से? मेरे कहने से नहीं। कांशीराम जी का बयान छपा है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट अफसर्स हैं सिर्फ उनके दम पर वो चलाएंगे, जो सवर्ण हिंदू हैं उनको वहां की ब्यूरोक्रेसी से बाहर कर मैं दिया समझती जाएगा। हूँ, ऐसा मान्यवर कांशीराम जी ने नहीं कहा है, प्रेस मीडिया ने ये बिल्कुल गलत छापा है। कई अखबारों ने ये लिखा कि आप मुलायम सिंह जी को यहाँ फोन करती हैं और उनसे कहते हैं कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में मुख्यमंत्री खाई लेना है, मैं आऊंगी, और गाड़ी भेज दें। ऐसा है। तो लगभग जितने भी अखबार निकलते हैं, डेली न्यूज़पेपर निकलते हैं या मैगजीन्स वगैरह निकलती हैं, तो उनको जो चलाने वाले जो मालिक हैं वो हाई कास्ट हिंदूज हैं। वो आज भी मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी मूवमेंट आगे बढ़े, तो इसलिए वो समय समय पर तो इस किस्म की बातें मेरे बारे में गलत छापते रहते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की सुपर चीफ मिनिस्टर नहीं है? यदि लोग मुझे ये सोचे कि मायावती उत्तर प्रदेश की सुपर चीफ मिनिस्टर है, ये लोगों की अपनी सोच है, मैं तो नहीं करी। लोग सोचते हैं तो सोचने दो, मैंने तो नहीं कहा। आपको अच्छा लगता है लोग ऐसा सोचते हैं? तो मैं समझती हूँ जब लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ऐसा लिखते हैं, तो शायद मुझे तो नहीं, उनको ज्यादा अच्छा लगता होगा। मायावती की नजर उत्तर प्रदेश पर नहीं है, मायावती की नजर केंद्र पर है। जब बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी तो आप कौन सा पद चाहेंगी, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का, जो चंद्रशेखर जी आपको ऐसा है कि जैसा हमारी पार्टी और बहुजन समाज के लोग चाहेंगे वही मैं पद स्वीकार करूंगी। बगैर पद के आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगी? नहीं, ऐसा है, ये हमारे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है। आपकी अदालत में मुल्जिमा मायावती पर जनता की ओर से अगला आरोप। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती पर आपकी अदालत में इल्जाम है कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए गांधी जी की आलोचना करती हैं। मायावती जी, पिछले कुछ महीनों से आपके लगातार बयान छप रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पब्लिसिटी लेने के लिए आप कर रही हैं। मैंने गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने गांधी जी की विचारधारा के बारे में कहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज के लोग गांधीवाद में विश्वास नहीं रखते। बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवाद में विश्वास रखती है। हमारी लड़ाई गांधी से नहीं बल्कि गांधीवाद से है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में गांधीवाद के स्थान पर, ब्राह्मणवाद के स्थान पर इस देश के अंदर अंबेडकरवाद लाना चाहती है। लेकिन वो कैसे? महात्मा गांधी को शैतान की औलाद कहकर? मैंने गांधी जी को शैतान की औलाद नहीं कहा, बल्कि मैंने जो कहा है अपनी ओर से नहीं कहा, बल्कि अपने जो बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों के आधार पर कहा है। तो 1936 में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके जो लेफ्टिनेंट थे श्री दादा साहब गायकवाड़, ये उनके कहे हुए लफ्ज हैं, ये मेरे नहीं हैं, उन्हीं को ही मैंने दोहराया है। हरिजन का मतलब है ईश्वर की औलाद, तो इसका उत्तर दिया था दादा साहब गायकवाड़ ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने ये पूछा कि यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव या किसी शैतान से संबंधित हैं? ये मैंने नहीं कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, उसी के आधार पर मैंने कहा था। मायावती जी, जब गांधी जी से ये पूछा गया था कि आपने अछूतों को हरिजन कहना क्यों स्वीकार किया, शायद आपने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी होगी, आपने पढ़ी उनकी आत्मकथा? मैंने गांधीवाद को भी पढ़ा है, मैंने अंबेडकरवाद को भी पढ़ा। आपको मालूम है ये हरिजन शब्द कैसे आया था? वर्ण व्यवस्था के आधार के ऊपर 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था यदि खत्म हो जाती है तो गांधी जी ने सोचा फिर इन लोगों की अलग कैसे पहचान बनी रहे, इसलिए महात्मा गांधी ने हमारे लोगों को तो ये हरिजन नाम दिया ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। यदि ये हरिजन अच्छा लफ्ज है और ये कहते हैं कि ये ईश्वर की औलाद है,
तो मैं ये समझती हूँ कि जो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा वो सही कहा है। और यदि ये अच्छा लफ्ज है तो गांधी जी के मुताबिक क्या दूसरे स्वर्ण जो समाज के लोग थे तो क्या वो ईश्वर के लोग नहीं है? और हरिजन ही अच्छा लफ्ज था तो गांधी जी ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था, या उनके चेलों ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था? बल्कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। हमारे लोगों की अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने समाज को 2 हिस्सों में बांटा, एक हरिजन और दूसरा दुर्जन। उसके हिसाब से तो दूसरा दुर्जन ही हो गया। ऐसा नहीं है, आपकी शायद इतिहास की जानकारी ठीक नहीं है। मेरे पास महात्मा गांधी के जो लेख हैं उनका कोट है। महात्मा गांधी ने यह लिखा था, काठियावाड़ के एक अछूत भाई ने बरसों पहले उनको लिखा कि अगर अछूत अस्पृश्य इस नाम से पुकारा जाता है तो दुख होता है। उन्होंने अपने एक भजन में, एक भक्त कवि थे नरसिंह मेहता, उनका कोट उनको भेजा और ये जो शब्द है हरिजन, ये नरसिंह जो गुजराती कवि थे उनका कोट किया हुआ था। गांधी जी क्या लिखते हैं? गांधी जी लिखते हैं कि दलित लोग अगर ईश्वर के प्यारे नहीं है तो जगत नास्तिक बन जाए। गांधी जी कहते हैं इसलिए हिंदुस्तान में जो सबसे अधिक दुख में पड़े हुए हैं उनको हरिजन कहना यथार्थ है। और गांधी जी कहते थे मैं हरिजन हूं। उनकी उस जो आर्टिकल है उसका टाइटल ही ये था जो उन्होंने हरिजन अखबार में लिखा था कि मैं स्वेच्छा से हरिजन बन गया हूं। ऐसा है तो यदि गांधी जी ये कहते थे कि मैं हरिजन हूं तो गांधी जी के चेलों को तो मैं समझती हूँ कि फिर उनको जब वो राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्रपिता से पहले उनको कहना चाहिए हरिजन राष्ट्रपिता। गांधी जी तो इसके लिए तैयार थे। गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी के चेले गांधी जी की बात क्यों नहीं मानते थे? लेकिन इसके लिए आप गांधी जी को क्रिटिसाइज ना करें ना, गांधी जी के चेलों को क्रिटिसाइज करें। जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं ये इतिहास तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। गांधी जी की छवि को अच्छा बनाकर इसको लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। मायावती, और एक मिनट, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया है। जब वो संविधान बना रहे थे, यदि उनको ये लगता कि ये लफ्ज अच्छा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान में हरिजन लफ्ज क्यों उनको इस्तेमाल करना चाहिए था? उन्होंने क्यों नहीं किया था? ये इतिहास गलत नहीं है। ये महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा गया था, एक पत्र में एक सवर्ण हिंदू ने लिखा कि आप इनको हरिजन क्यों कहते हैं। उसके जवाब में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक लेख लिखा। ये लेख है, ये इतिहास नहीं है। और उस लेख में वो लिखते हैं, मैंने सवर्ण हिंदुओं और हरिजनों के बीच का भेद मिटाने के लिए यह उपाय सुझाया है, और वो ये है कि सवर्ण हिंदू अपने को अस्पृश्यता से मुक्त करने और स्वयं हरिजन बनने के लिए आत्मशुद्धि का यज्ञ करें। ऐसा है, मैं इस लेख के आधार पर ही आपको बताना चाहती हूँ, यदि वो स्वर्ण और अछूत में कोई अंतर नहीं चाहते तो फिर उनको सबको हरिजन कहना चाहिए था। या मैं तो ये समझती हूँ कि हरिजन नाम देकर गांधी जी ने हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्होंने ये कहा मायावती जी कि जो हरिजन है, जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, ये वास्तव में प्रभु के लोग हैं और बाकी लोग को बाकी लोग क्या शैतान के लोग हैं? इसका मतलब महात्मा गांधी ने हमको ईश्वर की औलाद कहा है, बाकी स्वर्ण हिंदुओं को शैतान की औलाद जरूर कहा है उन्होंने। अब ये तो फिर स्वर्ण हिंदुओं को सोचना चाहिए। तो आप उनका भी नेतृत्व करेंगी स्वर्ण हिंदुओं का? बताना। मैं तो समझती हूँ उनको फिर गांधी जी के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि गांधी जी की विचारधारा सही नहीं थी। फर्क इतना है कि जो गांधी जी ने लिखा था वो कोट कर रहा हूं और आप अपनी इंटरप्रिटेशन। मैं अपनी ओर से नहीं कर रही, मैंने आपको ये किताब है, हाँ। मैं आपको बता रही हूँ कि 1936 का मैंने हवाला दिया है। जो मैं कर रही हूँ अपनी ओर से नहीं कर रही, अपने महान पुरुषों के आधार पर कर रही हूँ। मायावती जी, 1936 से आज तक तो बहुत वक्त गुजर गया और उस समय तो भारत को आजादी नहीं मिली थी। 1947 में आजादी मिली। आज पूरा हिंदुस्तान गांधी जी को एक पुरुष नहीं मानता, उनको एक संत नहीं मानता, बल्कि वो एक फिलॉसफी है, वो एक थ्योरी है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। उस गांधीज्म को गाली देना, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी बात है? मैं समझती हूँ कि यदि समय बदला है तो गांधी जी के चेलों को भी बदलना चाहिए। अब दलितों के दिल में से गांधी जी का प्रभाव क्यों हटाना चाहती है? ऐसा है, हाँ। गांधी जी यदि दलितों के हित के बारे में सोचते या दलितों के हितैषी होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को या और महान पुरुषों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। महात्मा गांधी का और गांधीवाद का क्रिटिसिज्म करने से आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हुआ है आपकी पार्टी को? गांधी जी की टिप्पणी से लेकर टिप्पणी से पहले जब मेरे प्रोग्राम होते थे तो मुझे मेरे वजन के हिसाब से 6,500 रुपए की थैली दी जाती थी, उम्र के हिसाब से 35,000 की दी जाती थी। जब से गांधी जी की टीका टिप्पणी शुरू हुई है, अब मेरे बहुजन समाज के लोग 1 लाख रुपए की थैली देते हैं प्रत्येक प्रोग्राम में। इतना फायदा हुआ है। अब बारी है आपकी अदालत में जनता के जज चंदन मित्रा के फैसले की, उनके कमेंट की। मायावती जी ने अपने पक्ष का बड़े जोर शोर से समर्थन किया।
अपने तर्क रखे, लेकिन मुझे अभी तक पूरा यकीन नहीं है कि उनको पूरी तरह सीरियसली लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कई बार वो इस तरह की बातें की हैं उन्होंने बढ़ा चढ़ा के, और पब्लिसिटी के तौर पर अदालत ये फैसले पर पहुंचती है कि उनकी बातों से पब्लिसिटी की बू आती है और वो अपने पब्लिसिटी और बढ़ाने के लिए कई ऐसी बातें करती हैं जिस पे वो शायद वाकई यकीन नहीं रखती। अदालत उनको इसीलिए उनके बयानात को ध्यान में रखते हुए उनको इन आरोपों में जो आरोप उन पर लगाए गए उन पर दोषी ठहराती है और उनको हिदायत देती है कि एक वो इतिहास का जरा ध्यान से अध्ययन करें और दूसरा सच्चाई के प्रति थोड़ी सी यत्नशील हों।